अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। जी, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ये है कि जी वे टू इंक्रीज़ दी शॉर्ट हैंड स्पीड। ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स किया करते हैं कि सर हमने अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि हमने अपनी स्पीड को किस तरह से इंक्रीज़ करना है, इसके साथ बहुत सारे रिस्क अटैच्ड हैं कि अगर आप अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। अब मैं आपको इसी सवाल का जो जवाब है कि किस तरह से आप अपनी शॉर्ट हैंड को स्पीड इंक्रीज़ करना है और किस वक्त इंक्रीज़ करना है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको जो है वो आज की प्रेजेंटेशन में दूंगा। और इसके अलावा जो है वो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड को इंक्रीज़ करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ये 5 जो पॉइंट्स थे कि हमने अपनी स्पीड को किस तरह से इंक्रीज़ करना है, जिसमें सबसे पहले हमने प्रैक्टिस का जिक्र किया था। उसके बाद स्पेशल फ्रेजेस के बारे में हमने बात की थी, स्पेशल आउटलाइंस, कंट्रोल योर नर्व्स एंड सेट द रियलिस्टिक टारगेट। अगर कोई भी स्टूडेंट जो मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुन सका, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो सुन सकता है। ब्रीफली हमने डिस्कस किए थे 5 पॉइंट्स। तो आज जो है हमने जो है वो प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करना है कि शॉर्ट हैंड में हमने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस क्यों करनी है, उसकी क्या वजह है। देखें, कोई भी स्किल अगर आपने हासिल करनी है, कोई भी आपने प्रोफेशन अख्तियार किया है, तो उसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसी तरह से शॉर्ट हैंड में भी, चाहे वो बिगनर्स लेवल है या चाहे एडवांस लेवल पे आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, प्रैक्टिस की ज़रूरत किस लिए है? आप क्यों प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट हैंड में? क्योंकि आपने अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को इन्हांस करना है। देखें, शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को इम्प्रूव करें, आपकी शॉर्ट हैंड अल्टीमेटली इम्प्रूव होती जाएगी। और जब आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो, जब आपकी स्पीड इम्प्रूव हो, समझ लें आपकी शॉर्ट हैंड इम्प्रूव हो रही है, आपकी स्पीड इम्प्रूव हो रही है, आप स्पीड गेन कर रहे हैं शॉर्ट हैंड में। ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे कि वो कौन सा एरिया है, किस एरिया पर हमें काम करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को कौन सा एरिया है प्रैक्टिस के लिए जिस पर काम करने की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि एक्यूरेसी और स्पीड में क्या फ़र्क है। और बहुत सारे स्टूडेंट एक्यूरेसी और स्पीड में डिफरेंस ना करने के बाइस जो है वो मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं और जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं और एक्यूरेसी उसमें होती नहीं है, तो ये फिर आगे प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो जितने भी सुनने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको मैं बता दूं कि एक्यूरेसी क्या है और बेसिकली स्पीड क्या है। देखें, शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी वो स्पीड है जिस पर कोई शख्स जो है वो किसी भी पैराग्राफ को ट्रांसक्राइब कर पाए, ना कि लिख पाए। ट्रांसक्राइब कर पाए, ना कि लिख पाए, विद लेस देन 10% मिस्टेक विद ईच 100 वर्ड। यानी शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी वो स्पीड है जिस पर कोई शख्स जो है किसी भी पैराग्राफ को ट्रांसक्राइब कर पाए, ना कि लिख पाए, विद आप जो है इस पर हर 100 वर्ड्स के पीछे अगर 10% मिस्टेक करते हैं तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, ये काबिल कबूल है। तो ये आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है। अब स्टेनोग्राफी की क्या स्पीड है? स्टेनोग्राफी की स्पीड आपकी वो स्पीड है जिस पे आप जो है किसी भी दिए हुए पैराग्राफ को ट्रांसक्राइब कर पाए इन अ गिवन टाइम, दिए हुए वक्त में, इन अ गिवन टाइम, विद लेस देन 10% मिस्टेक ईच 100 वर्ड। जो आपके, अगर आप 100 अल्फाज लिखते हैं तो उन 100 अल्फाज के पीछे अगर आपकी 10 मिस्टेक्स होती हैं और आप दिए हुए वक्त के अंदर जो है वो पैराग्राफ को जो है वो कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करते हैं, तो वो आपकी स्टेनोग्राफी की स्पीड है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्पीड में। अच्छा, अब मैंने 10% क्यों लिया? क्योंकि 10% इज़ द मोस्ट परमिसिबल लिमिट ऑफ मिस्टेक्स, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में जो है वो कंसिडर की जाती है कि अगर 100 वर्ड्स के पीछे अगर 10 मिस्टेक्स करते हैं तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो इसलिए मैंने 10% मिस्टेक्स का जो है वो फिगर लिया है। मैं जब भी स्टूडेंट से ये सवाल किया करता हूँ कि उनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड क्या है, अक्सर वो ये जवाब देते हैं कि जिसमें वो शॉर्ट हैंड की स्पीड उनकी वो स्पीड है जिसमें वो लिख पाते हैं। ठीक है, कतई नज़र इस बात के कि वो इस चीज़ को काउंट नहीं कर रहे होते कि उनकी इसमें एक्यूरेसी कितनी आई है,
कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, और इसी मिसकंसेप्शन में कि उनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है, और इस बात को ध्यान में ना रखते हुए कि उनकी एक्यूरेसी है या नहीं है, वह नेक्स्ट लेवल पे जंप कर जाते हैं। जो मतलब 110 पे कर रहा होता है वो 120 पे, जो 90 पे कर रहा होता है वो 100 पे, और एक्यूरेसी इसमें होती नहीं है। फिर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसी मिसकंसेप्शन में, इसी कॉन्फिडेंस में वो नेक्स्ट लेवल पे जंप कर जाते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें, आपको अपनी स्पीड को इन्हांस करने का उस वक्त सोचना चाहिए, आप उस वक्त अपनी स्पीड को बढ़ाने का सोचेंगे जब आप ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हर 100 वर्ड्स पे 10% से कम मिस्टेक कर रहे हो। 10% या 10% से कम मिस्टेक कर रहे हैं, यानी 100 वर्ड के पीछे 10 मिस्टेक कर रहे हैं या 10% से कम मिस्टेक कर रहे हो, फिर आपको अपनी स्पीड को जो है वो बढ़ाने का सोचना चाहिए। अगर आप 10% से ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको अपनी स्पीड को इन्हांस करने का नहीं सोचना चाहिए, अपनी एक्यूरेसी के बारे में आपको तवज्जो देनी चाहिए। यही वो सवाल था जो शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको किस वक्त अपनी स्पीड को इन्हांस करने का सोचना चाहिए, वे टू इंक्रीज दी शॉर्ट हैंड स्पीड। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट, आपने जो है एक नोटबुक बनानी है, और वो नोटबुक किस तरह से बनानी है। आपने ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं शॉर्ट हैंड जिनके आप नहीं लिख पाते या बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उन तमाम वर्ड्स को आपने एक अलग से नोटबुक पे नोट कर लेना है, और उनकी फिर आपने जो है वो सेपरेटली अलग से जो है उनकी आपने आउटलाइंस ट्राई करनी है, बनानी है। उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर वही वर्ड दोबारा किसी दूसरी जो है वो डिक्टेशन में आते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली जो है वो उनकी आउटलाइंस बनाते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कीप रिवाइजिंग मेन प्रिंसिपल चैप्टर्स एंड यूर नोटबुक ऑफ शॉर्ट हैंड एटलीस्ट वंस इन अ वीक और फोर्टनाइट। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो पढ़ चुके हैं, आपने जितना बेसिक पढ़ लिया है या जितनी भी आपके नोटबुक की फॉर्म में जो भी आपकी आउटलाइंस हैं, फ्रेजेस मौजूद हैं, शॉर्ट फॉर्म्स मौजूद हैं, उनको आप वंस इन अ वीक या फोर्टनाइट आप उनको रिवाइज़ करें, उन प्रिंसिपल को आप रिवाइज़ करें। जब आप उनको रिवाइज़ करते रहेंगे आपके माइंड में रहेंगे। अगर आप उनको रिवाइज़ करना छोड़ देंगे तो आपके लिए फिर जो है वो अल्फाज लिखना जो है वो मुश्किल होते जाएंगे। कोशिश करें कि आप जितने भी आपने प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, जितने भी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं या नोटबुक पे जितने भी आपके फ्रेजेस नोट हैं, तो उनको आप वंस इन अ वीक रिवाइज़ करते रहें उनको। और स्टूडेंट एक और चीज़ कि जब तक आप अपनी शॉर्ट हैंड को टाइम नहीं देंगे ना, उस वक्त तक आपकी जो है वो शॉर्ट हैंड इम्प्रूव नहीं होगी। इम्प्रूव से मतलब आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी और ना ही स्पीड आएगी। इम्प्रूव का जहाँ भी मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ आपने मतलब लेना है एक्यूरेसी और स्पीड। तो शॉर्ट हैंड को आपने टाइम देना है 2 to 3 आवर्स। इट इज़ सफिशेंट। अगर 2 आवर्स भी अगर आप देते हैं रोज़ाना तो इट इज़ सफिशेंट। 2 to 3 आवर्स आपने रोज़ाना जो है वो शॉर्ट हैंड को देने हैं। और 2 to 3 आवर्स में आपने जो है वो तकरीबन अगर 2 सीन जो है वो डिक्टेशन कर लें और 2 अनसीन कर लें तो इट इज़ क्वाइट सफिशेंट, ये काफ़ी है। लेकिन आपने 2 से 3 घंटे ज़रूर देने हैं। अच्छा, बाजू का इस तरह से होता है कि कुछ लोग जो है कुछ देर प्रैक्टिस करते हैं और उनके जहन में कुछ देर के लिए वो आउटलाइन जो है वो आ जाती है। अब वो ये समझ रहे होते हैं कि अब ये आउटलाइन हमें आ गई हैं, चंद देर कुछ देर की प्रैक्टिस है, अब वो उसको फिर जो है ना वो रिवाइज करना छोड़ देते हैं। लेकिन फिर जब वो दोबारा उसी पैसेज को लिखना शुरू करते हैं अगले दिन या कुछ अरसे बाद, तो उनके लिए वो पैसेज लिखना, वो आउटलाइंस लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो है वो एक सफिशेंट टाइम देना है अपनी शॉर्ट हैंड को, ताकि जो है आपके जो फ्रेजेस हैं नोटबुक्स की फॉर्म में जो आपकी चीज़ें हैं वो तमाम आप जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली उसको रिवाइज कर सकें। अगर आपने जस्ट एक नज़र उसको देख लिया और एक नज़र देखने के बाद आपको ये फील तो होगा कि अब बस मुझे याद हो गया, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने कोशिश ये करनी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पर्सनस हैं उनसे आपने डिक्टेशन लेनी है, क्योंकि हर एक का एक्सेंट डिफरेंट होता है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो है हैबिचुअल हो जाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेंट्स को लिखने के लिए। अगर आप एक ही तरह का जो एक्सेंट है उसको ट्राई करते रहते हैं तो फिर
बहुत मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सेंट जिस एक्सेंट में आप लिख रहे हैं वही एक्सेंट जो है वो आपका एग्ज़ाम में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि और आपने ये भी नोट किया होगा कि जब जो हमारा शॉर्ट हैंड का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं जो डिक्टेशन जो है सेंड करता हूँ तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेंट्स होते हैं उसके अंदर। 700 कॉमन वर्ड की जो डिक्टेशन होती है वो डिफरेंट होती है, और इसके अलावा जो लीगल हमारे पास जो शॉर्ट हैंड आती है, लीगल की जो डिक्टेशन होती है वो डिफरेंट होती है। उसका पर्पस यही होता है कि आप हैबिचुअल हों डिफरेंट किस्म के एक्सेंट्स को सुनने के और लिखने के, आपके ईयर्स हैबिचुअल हो जाएं ताकि आप एग्ज़ाम में जो है वो ईज़िली लिख सकें। तो एक इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने उन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है बार बार जिनको जो कि आप स्मूथली नहीं लिख सकते। वो मुश्किल आउटलाइंस जो कि आपसे मिस हो गई हैं, जो कि आप नहीं लिख सके, उनकी आपने दोबारा बार बार प्रैक्टिस करनी है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये बात नोट कर लें कि जो आउटलाइंस अगर आपसे डिक्टेशन के दौरान मिस हो गई हैं उनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अपनी मिस्टेक्स को आपने अंडरलाइन करना है, सर्कल लगाना है अपनी मिस्टेक्स के गिर्द, फिर उनको अलग से नोटबुक पर लिखकर आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनकी अलग से डिक्टेशन लेनी है। और यही तरीका है अपनी शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करने का। अगर आप वो मुश्किल आउटलाइन, वो डिफ़िकल्ट आउटलाइन उनको इनसर्कल नहीं करेंगे, उनको पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तो फिर जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इन दी एंड मैं आपसे यही डिस्कस करूँगा कि एक मार्टिन लूथर एक अमेरिकन एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा जी कि बड़ा मशहूर जो है उनकी एक सेंटेंस है, इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward। बस आप करते जाएं, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में। आप अपनी स्ट्रगल करते जाएं, जो है रिज़ल्ट्स जो है अल्लाह पाक आपको देंगे। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस के बारे में कि आपने प्रैक्टिस को किस तरह से इम्प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं अगर आप इनको बिल्कुल एज सच जिस तरह से मैंने बताया अगर इनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।